दैट वाज के वृक्ष कबहु न फल बखै और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ठीक, बात बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है और वो चीज़ सभी पर लागू होती है। बिना परोपकार के, बिना दूसरे की हेल्प के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। Hello everyone, this is Maheshpal. Welcomes you back in another session, and in today's session we will discuss about the zoology second paper for BSc second and BSc third year. पिछले जो भी एग्ज़ाम्स रहे उन सब में रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा और फ्रूटफुल रहा सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर टू। कई सारी चीज़ें रहीं जो कि काम कर गई, स्ट्रेटजी से लेकर के क्वेश्चंस, कंसेप्ट लर्निंग में, हर चीज़ में ये सारी की सारी चीज़ें काम करी। इन्हीं चीज़ों को, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चीज़ों को डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो शुरुआत की है, मैंने शुरुआत की यहाँ पर सिलेबस से, कि आपके पास में सिलेबस किस तरीके का है और सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, राइट ना। जैसे आपके पास में, अगर मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ पहले सेकेंड ईयर से, पहले सेकेंड ईयर का ही देख लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर का सिलेबस नटशेल में अगर मैं पूरा का पूरा कवर करूँ, गिनती की दो चीज़ें, पहली इवोल्यूशन, दूसरा डेप बायो, बात खत्म। इवोल्यूशन और डेप बायो। इवोल्यूशन आप लोग पहले भी क्लास 12th में पढ़ करके आ चुके हैं, इससे पहले 10th में पढ़ा था। कंसेप्ट तो देखिए वही चीज़ें रहती हैं, कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव या फेरबदल नहीं होता है। 10th 12th वाली चीज़ें हैं वही जा करके क्या हो गई, एलेबोरेट हो गई और चीज़ों को क्या कर दिया, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बता दिया गया। अब जब इवोल्यूशन और डेप बायो की बात आती है, डेप बायो पहले नहीं पढ़ी, डेप बायो में बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट्स पढ़े जो कि आपने पहले कभी पढ़े होंगे, जस्ट लाइक द कि गैमेटोजेनेसिस वाला पॉइंट था, है ना, कि फर्टिलाइजेशन वाला पॉइंट था, कि जाइगोट फॉर्मेशन वाली चीज़ें थी, थोड़ा बहुत ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, ऐसे वाले बहुत थोड़े थोड़े से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल में चीज़ें पहुँच जाती हैं। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, इवोल्यूशन में किस किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ से इस टॉपिक से कौन कौन से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता रखा है कि जियोलॉजिकल एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फौना एंड फॉसिल्स, एंड देन सेकंड वन इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द इवोल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन बन सकता है ना, कि किस तरीके के जो प्लांट या एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पर किस हैबिटेट में रहते हैं, किस तरीके का सर्वाइवल है, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ के हाउ लाइफ इज बीइंग ओरिजिनेटेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, सारे की सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर के अभी तक है। अगर कभी आपके पास में ये वाला क्वेश्चन फंसता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, आज की क्लास में मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन अप्रोच सही तरीके से, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है। अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात की जाती है तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़, मैंने प्रीवियस वीडियोस में खुद इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि बच्चे के पास में जो कंटेंट होना चाहिए मिनिमम 7 से या 6 से लेकर के 9 पेजेस तक का जो कंटेंट है वो इतना होना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी की जो कॉपीज़ हैं वो 36 पेजेस की कॉपी है, तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना, और इतना ज़्यादा कंटेंट तो चाहिए, जाहिर सी बात है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करेंगे ही किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट से। अगर ये वाला पॉइंट निकल करके आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, द एविडेंसेज मीन्स के किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स रहे थे दैट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पॉइंट निकल करके यहाँ पर क्या आता है कि सबसे पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन, ओके ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले हुआ था केमिकल इवोल्यूशन एंड आफ्टरवर्ड क्या हुआ था, उसमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। मैं बहुत नटशेल में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, बिकॉज टाइम को भी दिमाग में लेकर के चलना पड़ता है। केमिकल इवोल्यूशन में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए स्टेप्स किस तरीके से बनेंगे, कि सबसे पहले जो रहा था, सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले निकल करके आई थी कि एटॉमिक स्टेज निकल करके आई थी, फिर क्या बने थे कि सिंपल इनऑर्गेनिक बने थे, फिर उसके बाद में सिंपल ऑर्गेनिक टाइप के मॉलिक्यूल्स बने थे, फिर उसके बाद में क्या बने थे, सिंपल इनऑर्गेनिक एंड देन सिंपल ऑर्गेनिक, फिर उसके बाद में बने थे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, है ना, क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ये बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद में बने थे आपके पास में कि कॉम्प्लेक्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसा करके पूरा का पूरा केमिकल इवोल्यूशन था। केमिकल इवोल्यूशन के बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ, जैसे कि प्रोटोबायोन्ट्स बने, ठीक है, जैसे कि कोइजरवेट्स बने, प्रोटोसेल्स बने, प्रोकैरियोट्स बने, ये सारा का सारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। मैं बता रहा हूँ कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला कंसेप्ट आए तो इस तरीके से ब्रॉडली 2 कैटेगरी में, देन उनको सब कैटेगरीज में बांटना और उसके बाद में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलना। फर्दर मोर एविडेंसेस की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस दैट इज शोन कि हाँ जी इवोल्यूशन इस सीरीज में हुआ। एविडेंसेस की अगर आप बात करते हैं तो डायरेक्टली फॉसिल से भी आपको एविडेंस मिलता है, वेस्टिजियल ऑर्गन से भी एविडेंस मिलता है, कनेक्टिंग लिंक्स से भी एविडेंस मिलता है,
एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी होते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले एविडेंसेस भी होते हैं। 7 से लेकर के 8 स्टेप्स इसमें बन सकते हैं जो कि आपके इतने कंटेंट को ईजिली कवर अप कर सकते हैं। थ्योरीज की अगर बात की जाए, अच्छा एक चीज़ और समझिए, केमिकल इवोल्यूशन में एक्सपेरिमेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। जैसे क्या था, ओपेरन हेल्डन के कंसेप्ट थे। जैसे क्या था, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट था ना, मिलर्स का, हैरोल्ड सी यूरे एंड स्टैनली मिलर, ये दो साइंटिस्ट निकल रहे थे, जिनमें से कि हैरोल्ड सी यूरे वाज द टीचर ऑफ स्टैनली मिलर। दोनों ने उनके गाइडेंस में उन्होंने काम किया था सारा का सारा। ऐसा करके थ्योरी वाले पॉइंट भी आ सकते हैं कि लेमा की थ्योरी क्या थी, कि डार्विन की थ्योरी क्या थी। डार्विन वाज द लेमार्क वाज द वन जिन्होंने बहुत बड़े बड़े से कंसेप्ट दिए थे, और अपने टाइम पर तो उनका इस तरीके का वर्चस्व था कि उनकी बात को कोई गलत नहीं कर सकता था। और जिस टाइम पर लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी, उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, डार्विन का जन्म हुआ था। एंड डार्विन वाज द, ये समझ लीजिए कि टॉप मोस्ट क्रिटिसाइजर ऑफ द लेमार्क, ठीक है ना। दोनों का इस तरीके से था, अलग अलग तरीके की कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। पहले इनकी थ्योरी डार्विन की और लेमार्क की, देन इनके बाद में इनकी इंप्रूव्ड थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म और न्यू लेमार्किज्म करके सारा का सारे थ्योरेटिकल पॉइंट। अल्टीमेटली अगर मैं समझूँ, एवोल्यूशन ऑफ मैन और म्यूटेशन, ये म्यूटेशन देखो, म्यूटेशन एक बारी को देख लेना, है ना। म्यूटेशन अच्छा क्वेश्चन है। म्यूटेशन किस तरीके से होता है, म्यूटेशन कौन कौन से पॉइंट पर होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। बेसिकली कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, या फिर क्या हो गया अपना एडिशन डिलीशन वाली चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। सारा का सारे थ्योरेटिकल टॉपिक है। इतना मेरे को बिलीव है कि हाँ जी, बच्चे ने ये सारी की सारी चीज़ें, बिकॉज इन वीडियोज़ का मोटो ये है कि मैं आपको ये आइडिया दे दूँ कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं या आ सकती हैं। आ रही हैं तो कोई भी श्योर नहीं है कि यही आएगा, जस्ट बिकॉज हम लोग अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। फर्दर मोर डेब बायो की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, डेब बायो में सीधे सीधे से क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पेपर को एनालाइज़ किया या मैंने चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो जो कि मुझे लगा सीधा सीधा सा, मैं अगर होता है इस जगह पर तो मैं पॉइंट कौन कौन से रखता है कि गैमेटोजेनेसिस वाला पॉइंट, सीधा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑलवेज गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक होता है, ईदर द स्पर्मेटोजेनेसिस और द oogenesis टारगेटेड, ठीक है। एग्स एंड इट्स टाइप्स, एग्स टाइप एंड क्लीवेज, ठीक है ना। यहाँ पर आपने 3 चीज़ें एक साथ में कवर अप कराते हैं। ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, प्लेसेंटा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक। जो बता रहा हूँ समझ लीजिए, ठीक है। चांसेस हैं, बिकॉज नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, राइट। होने को तो और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला भी एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी चलता है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ कि गैमेटोजेनेसिस का आपको लिखना किस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोजेनेसिस, इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता और गैमेटोजेनेसिस को अगर मुझे टारगेट करना होता तो मैं गैमेटोजेनेसिस को किस तरीके से टारगेट करता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देता, ओके ना, कि व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस, वर्ड स्टैंड्स फॉर, गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स काम किस तरीके से करते हैं, वगैरह वगैरह कई सारी बातें। ब्रॉडली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फर्दर मोर oogenesis, ठीक है ना। अब जितना ज़्यादा हो सकता मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक बात याद रखिए, बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम। आपसे पूछा नहीं जाए फिर भी आपको डायग्राम बनाना है, ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक। अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस बता रहे हैं और साथ में आप एक फाइनलाइज एक स्पर्मेटोजून का या स्पर्मेटोजुआ का अगर आप क्या कर देते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या जा रहा है ना, समझिए, ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। टीचर को लगेगा हाँ बच्चे को ये भी आता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ द oogenesis, आपको पूरी की पूरी साइकिल रिप्रेजेंट कर देनी है ना, कि प्राइमरी वो किस तरीके से होते हैं oogenesis में, एंड फ्लो चार्ट बनाना है कि पोलर बॉडी कैसे होती हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी है या सेकेंडरी पोलर बॉडी है, कई सारी चीज़ें। गैमेटोजेनेसिस वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, टारगेट कीजिएगा। फर्दर मोर गैमेटोजेनेसिस के बाद में जो मैंने बताया, अच्छा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्लीवेज वाला पैटर्न मैं बताता हूँ बच्चों को, ओके ना। क्लीवेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लीवेज किस तरीके से होता है, देखिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं आपके लिए तैयार कर देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। क्लीवेज को इस तरीके से टारगेट करना है कि क्लीवेज हो गया 2 तरीके। क्लीवेज होता है क्या एक्चुअल में, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्या होता है कि सेल अपना साइज गेन नहीं करता है और कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। एंड इट इज़ यूजुअली सीन इन द जायगोट, क्योंकि जायगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर और उसको बनाना होता है एक मल्टी सेलुलर, सारा का सारा जायगोट के बाद में मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फर्दर मोर कई सारी बातें। क्लीवेज जो हुआ, क्लीवेज इज ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। क्लीवेज जो होता है, क्लीवेज होता है 2 तरीके का। 2 तरीके कौन कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज वन, एंड अनदर वन इज द मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक, होलो माने होता है कंप्लीट, अगर कंप्लीट क्लीवेज होता है देन उस चीज़ को बोला गया होलोब्लास्टिक, और अगर क्या है पार्शियली होगा तो मीरोब्लास्टिक। कहाँ पर होगा होलो होगा और कहाँ पर मीरो होगा, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द योग प्रेजेंट इनसाइड द एग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, एग्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं कि आइसोलेसिथल, के मिजुलेसिथल, के टीलो लेसिथल, है ना।
टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। ओके ना। अब जो आइसोलेसिथल टाइप के एग्स होते हैं, आइसोलेसिथल टाइप में जरा समझिए कि आइसोलेसिथल टाइप में क्लीवेज किस तरीके का होता है। आइसोलेसिथल में 4 तरीके का क्लीवेज देखने के लिए मिलेगा। 4 तरीके का क्लीवेज कौन कौन सा हो गया? वन इज अ रेडियल, अनदर वन इज स्पाइरल, बाइलेटरल, स्टबनेट, एंड एक और इसमें रोटेशनल। ठीक है, 4 तरीके का क्लीवेज, सिंपल सिंपल सा। मीजोलेसिथल में जो होता है, मीजोलेसिथल में एक ही तरीके का, दैट इज द रेडियल। ओके, टीलोलेसिथल में 2 तरीके का, वन इज द बाइलेटरल और डिस्कॉइडल। और जो सेंट्रोलेसिथल होता है, सेंट्रोलेसिथल में एक ही तरीके का, एंड दैट इज द सुपरफिशियल। अब टारगेट करते हैं इसके एग्जांपल्स को कि यहाँ पर किस तरीके के एग्जांपल्स कैसे कैसे हो जाएंगे। एग्जांपल्स में इस तरफ में मेंशन कर देता हूँ। रेडियल टाइप का जो क्लीवेज होता है, रेडियल टाइप की क्लीवेज में जो एग्जांपल देखने के लिए मिलते हैं, इट इज़ मेजरली ऑफ एकाइनोज, अकाइनोडर्मिट्स का। स्पाइरल जो होता है, स्पाइरल में क्लीवेज किसका देखने के लिए मिलेगा? स्पाइरल में देखने को मिलता है फेमिस्पाइरल होता है, प्लेटफॉर्म्स, एनिलिड्स एंड मोलस्का। जो बाइलेटरल टाइप सिमेट्री होती है, बाइलेटरल में ट्यूनिकेट्स का एग्जांपल देखने को मिलता है। और जो इट्स एक्चुअली रोटेशनल है ना, नॉट डिस्क्वाइडल, मैंने रोटेशनल लिखा था, जस्ट अ मिनट, इसको मैं यार करेक्ट कर देता हूँ, रोटेशनल टाइप का है ना। हेयर इट इज डिस्क्वाइडल, रोटेशनल। और रोटेशनल में जो एग्जांपल निकल करके आता है, रोटेशनल में एग्जांपल किसका होता है? मैमल्स का, मैमल्स और नेमेटोड्स, राइट ना। डिस्क्वाइडल में जो रहेगा वो किसका रहता है? फ्रॉग का, एम्फीबियंस का। बाइलेटरल में किसका होता है? ट्यूनिकेट्स का और मोलस्का देखिए दोनों में आता है। मोलस्का स्पाइरल वाला भी दिखाएगा एंड बाइलेटरल भी दिखाता है। एंड दिस वन इज अगेन डिस्क्वाइडल। और डिस्क्वाइडल में जो रहता है, डिस्क्वाइडल में किसका रहता है? यहाँ पर फिशेज, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आप क्या कहेंगे? फिशेज में किस तरीके का क्लीवेज देखने को मिलता है? डिस्क्वाइडल, मीरोब्लास्टिक टाइप, मस्ट रिमेंबर। सुपरफिशियल टाइप का जो रहता है सेंट्रोलेसिथल, एंड इट इज यूजुअली सीन इन द इंसेक्ट्स में रहता है। जिस तरीके से क्लीवेज वाला क्वेश्चन टारगेट किया है, उसी तरीके से प्लेसेंटा को भी टारगेट करना। प्लेसेंटा बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में। प्लेसेंटा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड प्लेसेंटा काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है और इसके आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। प्लेसेंटा को अगर मैं टारगेट करूँ, सबसे पहले आप बताओगे प्लेसेंटा 3 तरीके का रखा, 3 तरीके का रहेगा ऑन द बेसिस कि आप किस तरीके से बता रहे हैं, है ना। प्लेसेंटा ऑन द बेस ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। मैं एक बहुत नटशेल में चीज़ें बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर, और साथ के साथ में विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट के बेसिस पर, विलाई डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। एंड इसके साथ में जो तीसरा आता है वो आता है हिस्टोलॉजिकल टाइप की, किस तरीके के टिश्यूज उसमें, लॉजिकल, किस तरीके के टिश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करूं तो जो प्लेसेंटा निकलता है वो 3 तरीके का, कौन कौन सा हो गया कि एक तो हो गया यूक सैक टाइप, एक हो गया एलेंटोइस टाइप और एक हो गया कोरियन टाइप, है ना। जल्दी जल्दी में विलाई डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा होता है 3 तरीके का, डेसिडियस, नॉन डेसिडियस एंड कॉन्ट्रा डेसिडियस। डेसिडियस, नॉन डेसिडियस एंड कॉन्ट्रा डेसिडियस। ओके, अब जो डेसिडियस, नॉन डेसिडियस और कॉन्ट्रा डेसिडियस हैं, ये भी फर्दर में 3 तरीके के होते हैं। जो डेसिडियस वाला टाइप का होता है वो होता है 3 तरीके का, दैट इज द डिफ्यूज, कोटिलेडनरी और इंटरमीडिएट, कोटिलेडनरी और इंटरमीडिएट टाइप का। जो नॉन डेसिडियस टाइप का होता है वो 3 तरीके का होता है कि जोनरी, डिस्क्वाइडल और मेटा डिस्क्वाइडल, राइट ना, डिस्क्वाइडल और मेटा डिस्क्वाइडल। और कॉन्ट्रा डेसिडियस वाला इस तरीके का नहीं होता है, वो एक ही तरीके का है। जो हिस्टोलॉजिकल टाइप है ऑन द बेस ऑफ द टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये जो होता है 6 तरीके के टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं किसी भी तरह, मतलब प्लेसेंटा को बनाने के लिए। वो 6 तरीके के टिश्यूज किस तरीके के होते हैं, मैं अगर इसको जल्दी जल्दी में बताऊँ, देन इट इज द एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल टिश्यूज। एंडोथीलियम के बाद में क्या आते हैं? यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अलॉन्ग विद दिस और कौन कौन से पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे? यूटेराइन एपिथीलियम। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करें, चौथे वाले टिश्यूज कोरियन या ट्रोफोब्लास्ट, कोरियन एपिथीलियम या ट्रोफोब्लास्ट। अलॉन्ग विद दिस कोरियन प्लस एलेंटोइस। एंड थर्ड लास्ट वन के एंडोथीलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स।
ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है जिस टाइम पर हम प्लेसेंटा एक्सप्लेन करेंगे हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन कराएंगे कि हाँ जी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं एंड वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस मच कंटेंट फ्रॉम द ग्रेजुएट स्टूडेंट। ओके ना, ये थी सारी की सारी बातें बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। नाउ लेट्स टारगेट द बीएससी थर्ड ईयर कि बीएससी थर्ड ईयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है और कहाँ पर किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं दैट इज़ एक्चुअली द जेनेटिक इंजीनियरिंग कंसेप्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, मेडिकल इशूज़, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फर्मेंटेशन वगैरह वगैरह जो भी है। अल्टीमेटली वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, फेसमिट्स, कॉस्मिट्स, वेक्टर्स जो भी हैं इस तरीके की चीज़ें है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्दर मोर अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और आपको क्वेश्चन को टारगेट किस तरीके से करना है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आप तो बेसिक टेक्नोलॉजी बतानी है, काम किस तरीके से होना है ये चीज़ें बतानी है, आपको इसमें आरई के बारे में बताना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताना है, आपको यहाँ पर वेक्टर के बारे में बताना है कि एक अच्छा जो वेक्टर होता है वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए उसके पास में, रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए उसके पास में क्या होना चाहिए, उसके पास में सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ जीन दैट आर यूज टू डिस्टिंग्विश इन द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन, है ना, कैरेक्टर डिफ्रेंसिएशन के लिए काम में आते हैं। आरई बताना है, वेक्टर बताना है एंड एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। ओके ना, आरई दोनों तरीके के, तीनों तरीके की, ओके ना, एंडोन्यूक्लियस हो गए कि एक्सोन्यूक्लियस हो गए और किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने ही पड़ते हैं। एप्लीकेशंस पर पॉइंट आ सकता है, एप्लीकेशंस में कि एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरीके से एप्लीकेशंस है और मेडिसिनल फील्ड में किस तरीके से एप्लीकेशन। देखिए सिर्फ एप्लीकेशन इन दो में नहीं है, और भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये रहते हैं एग्रीकल्चर और मेडिसिनल फील्ड। मेडिसिनल फील्ड का आए तो आपको सीधे सीधे से यहाँ पर इंसुलिन वाला एग्जांपल लेकर के उस चीज़ को एलेबोरेट करना है। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, क्लास 12th में। क्लास 12th में जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक वाला पॉइंट दे रखा है वहाँ से आपको इसके लिए आंसर मिल जाएगा। फर्मेंटेशन में किस तरीके से रोल है, फर्मेंटेशन में सदियों से पुराना चीज़ चली आ रही है कि हाँ जी फर्मेंटेशन में इस तरीके का रोल हो रहा है एंड दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, है ना। यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी है ही क्या है, टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द वेलफेयरमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ द मैनकाइंड, ऐसा करके तभी वही तो बायोटेक्नोलॉजी है। फर्दर मोर इम्यूनोलॉजी वाले अगर कंसेप्ट निकल करके आते हैं, इम्यूनोलॉजी आपको फिर से वही क्लास 12th में मिल जाएगी। इम्यूनोलॉजी किस तरीके से, दो तरीके की मेजरली, इननेट, एक्वायर्ड, फिर इननेट के टाइप्स, फिर एक्वायर्ड के टाइप्स, अलग अलग तरीके से सारी चीज़ों को टारगेट करते हुए चलना, इट विल बेटर। ओके, ये तो क्वेश्चन देखिए पक्का है, बायोटेक पहली यूनिट में से ये जो क्वेश्चन है मेजरली चांसेस हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही पूछा जाए, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पूछा जाए। इम्यूनोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी पूछ सकता है एक ही बार में, इम्यूनिटी के बारे में पूछ लिया, आपको उसी में सारी की सारी चीज़ें बता देनी है। ओके ना, दो क्वेश्चन रेडी। बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक की अगर मैं बात करूँ, इसमें से कई सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, जैसे कि माइक्रोस्कोपी। ओके, माइक्रोस्कोपी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, है ना। बाकियों के अगर मैं ऊपर देखूँ, पीएच मीटर के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, ऑप्शन में डाल सकते हैं, बट इस यूनिट को ठीक से प्रिपेयर कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। और जो ये बताए हैं मेजरली चांसेस हैं 80 to 90% के इसमें से ही क्वेश्चन फंसे, इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। फर्दर मोर बायोस्टैट्स की अगर बात करूँ, ये पूरी तरीके से तो खैर नहीं, लेकिन हाँ मेजरली इसमें जो पार्ट है वो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, और ज़रूरी नहीं कि हर बायोलॉजी वाले बच्चे की मैथमेटिक्स क्या है स्ट्रॉन्ग हो। अब ये बच्चे के ऊपर ऑप्शनल है, देखिए क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि चॉइसेस इतनी सारी हैं तो बच्चा इस चीज़ को छोड़ भी सकता है कि हाँ जी रही कुछ कारणवश कि बच्चे का नहीं हो पाया है बायोलॉजी वाला, ये मैथ्स वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग, स्टैट्स वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग, देन ऑप्शन में है छोड़ दो, है ना। बट अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन तो इसमें से बन सकता है, मिन मिडन मोड में से कोई एक चीज़ को पूछेगा, एक तो बनेगा। दूसरा जो बन सकता है इसमें से डिस्पर्जन वाला, है ना, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डेविएशन पर बने, डेविएशन और वेरिएंस पर, इन दोनों में से एक पर बनता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन ऑप्शन में रखना, ठीक। जस्ट क्या है, एनालिसिस है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ जी इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं और इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ पर काम कर रहा है, मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग, बिकॉज ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल एंड वी नीड सोसाइटी फॉर सर्वाइवल, ठीक।
और ये बात मुझ पर नहीं, ये बात सोसाइटी में मौजूद हर किसी पर लागू होती है। हम सब इंडिपेंडेंट नहीं, हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं। इसमें बहुत सही दोहा मेरे को याद आ रहा है जो कबीरदास जी ने बोला था, एंड दैट वाज के वृक्ष कबहु न फल बखै और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। ठीक, बात बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, और वो चीज़ सभी पर लागू होती है। बिना परोपकार के, बिना दूसरे की हेल्प के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी हेल्प ज़रूरी होती है, राइट। अगर मैं मेरी नॉलेज को और मेरी चीज़ों को अगर मैं संकुचित तौर पर अपने अंदर ही दबा करके रखूँगा, तो एक समय वो आएगा कि उस नॉलेज में, उस ज्ञान में क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और वो ना मेरे काम का रहेगा ना किसी और के काम का रहेगा। ये चीज़ सभी पर लागू होती है। आपके पास में है, आप लोग को अगर इससे किसी भी तरीके की हेल्प होती है, आप शेयर कीजिए, है ना। नॉलेज ये वो चीज़ है जो कि जितना आप बांटोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा काम करता हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हम सबके अंदर में होना चाहिए। इट्स जस्ट अ बेसिक ह्यूमन नेचर, जो कि बहुत सारे लोगों में क्या हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बट उस चीज़ को फिर से रीगेन कीजिए, जो कि आपको ही आगे चल करके काम देगा, है ना। तो ये था सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। होप यू ऑल लाइक द कंटेंट, होप यू एंजॉय द सेशन। एंड अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट, बहुत सारी डेली लाइफ बेसिस में भी और कई सारे तरीके से जो चेंजेस होते रहते हैं साइंस की फील्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता रहता हूँ इसी चैनल पर। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये मेरे लिए एक तरीके से एक पार्ट है ना, डेली स्केड्यूल का पार्ट है। सिर्फ मेंबर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के मेंबर्स हैं और काम चल गया। फैमिली मेंबर्स की तरह हैं सारे के सारे, बहुत सारे लोग हैं जो नोन है, किसी न किसी तरीके से इंटरेक्टेड है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में भी फील कर रहा हूँ, तो फ़ायदा इसमें सभी का है ना। और सीधी सी बात है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। अगर 1% भी किसी बच्चे को अगर फ़ायदा होता है, तो एक जो होता है ना कि एक अपना गेस्चर दिखा रहे हैं कि हाँ जी उस चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा कई सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सब कुछ है मेरी तरफ से, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से और जुड़े रहने के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूँगा, है ना। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हों उनको वहाँ से ज्वाइन कर लें। ओके देन, अभी ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।